दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 फ्यूल्स के बारे में देखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या होते हैं, कौन सा फ्यूल अच्छा होता है, कौन सा फ्यूल बैड होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के, इससे पहले के ल्यूसेंट के जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां चैप्टर है। वहीं अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए पूरी की पूरी ल्यूसेंट केमिस्ट्री हिंदी में पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर डाउट्स है वहां पर तो आप डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर भी या वहां पर भी, कहीं पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है पूरी ल्यूसेंट की हिंदी और इंग्लिश में, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पहले ही अपलोड कर दी है। और आपसे निवेदन है कि प्लीज आप फिजिक्स के क्विज को अटेम्प्ट करें, जो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये ना सोचें कि हिंदी में है क्विज, क्विज हिंदी में है लेकिन उसको मैंने इंग्लिश में काफी हद तक एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको टेंशन नहीं होगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो देखिए और क्विज को ईमानदारी से लगाइएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। उस क्विज के अंदर बहुत अच्छे से पॉइंटों को डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आने की पूरे पूरे चांसेस हैं उन क्वेश्चन के। क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है, बस डेटा चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ फ्यूल्स के बारे में। देखिए फ्यूल्स कहते किसको है, आपने नाम सुना होगा फ्यूल, सॉलिड फ्यूल के बारे में सुना होगा, लिक्विड फ्यूल के बारे में सुना होगा। तो सॉलिड, लिक्विड और तरह तरह के फ्यूल्स के बारे में सुना होगा। तो फ्यूल्स कहते किसको है? फ्यूल उन सभी मटेरियल को कहा जाता है जो बर्न होने पर या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करने पर हीट देते हैं। आपने क्या समझा? आपने ये समझा अभी तक उन सभी सब्सटेंसेस को फ्यूल कहा जाता है जो अपने या तो खुद बर्न हो सिंगल या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके हीट को इलेबोरेट करते हैं, हीट को अपने अंदर से लिबरेट करते हैं। वो सारे के सारे फ्यूल्स कहलाते हैं। फ्यूल तो होने के बाद, फ्यूल होने के ये बाद अब इसके बाद आता है कि फ्यूल कौन सा अच्छा फ्यूल होता है और कौन सा बैड फ्यूल होता है। तो देखिए फ्यूल सबसे अच्छा उसी को कहा जाता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी में ले जाएं, या फिर जिसको जलाना आसान हो। ऐसे नहीं हो कि आप जलाने के लिए बैठ गए उस फ्यूल को और फ्यूल जलने पे ही नहीं आ रहा हो। तो फ्यूल जलना भी आसानी से चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी उसका इजीली होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो फ्यूल की होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर किसी फ्यूल की एक फिक्स्ड अमाउंट को आप बर्न करना स्टार्ट करोगे तो कंप्लीट बर्न होने पर जितनी एनर्जी निकले वो उसकी कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए दो तरह के सब्सटेंस है आपके पास। सपोज दैट आपके पास 1 ग्राम गैस है, वहीं 1 ग्राम आपके पास वुड है। जब आप इन दोनों को गर्म करोगे तो जिससे ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा बैड फ्यूल है कौन सा गुड फ्यूल है, यहां पर सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू की बात चल रही है। तो कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन की जाती है फ्यूल की, वो उसके कंप्लीट कंबशन होने के बाद जो एनर्जी लिबरेट करता है वो फ्यूल, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे लिए लायबल है, हमें अच्छा फ्यूल चाहिए, तो उसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू आपको हाई लेनी होगी। तो जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल उतना ही अच्छा होगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि वो इजिली ट्रांसपोर्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फ्यूल बहुत ही ज्यादा है और वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहा हो। देखिए अगर मैं वुड के साथ कंपेयर करूं सबकी, आपके पास एक एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और एक आपके पास है वुड। अब जाहिर सी बात है, पहली बात तो वुड जो है वो आसानी से नहीं जलती है, उसको जलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके पास बड़ी बड़ी वुड है तो उसको जलाना इतना आसान नहीं है। अगर एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की अगर बात की जाए तो एलपीजी क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ी सी भी आप इसको आग दिखाओगे तुरंत जल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एलपीजी अच्छी है जलने में एज कंपेयर टू वुड। तो ये तो हो गई कि इजीली बर्न हो जानी चाहिए। अब दूसरा इसमें आता है कि ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हो जाना चाहिए। तो आपको पता है एलपीजी सिलेंडर को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वहीं जो लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे होते हैं उनको आप इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर स्टोर की बात की जाए तो स्टोर करने में एलपीजी को सिलेंडर के अंदर रख सकते हैं, सही बात है,
लेकिन इसके स्टोर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर लीकेज हो जाता है तो गैस जो है ऑटोमेटिक बर्न भी हो सकती है, किसी आग को या फिर किसी चीज को पकड़ ले, आग को पकड़ ले तो बर्न भी हो सकती है। तो इसका थोड़ा स्टोरेज जो है ना केयरफुली होता है, जबकि वुड का स्टोरेज इतना केयरफुली नहीं होता। वुड को आप ऐसे रख दीजिए एटमोसफेयर में, वो नहीं बर्न होगी। और अगला पॉइंट आता है कि इग्निशियस टेम्परेचर। इग्निशियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाता। तो इग्निशियस टेम्परेचर आपको कम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट किया जाए तब जाएगा फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम कम इग्निशियस टेम्परेचर पर ही वो बर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, अच्छे पॉइंट है सब। इसके बाद आता है कैलोरीफिक वैल्यू, आपको बता ही चुका हूं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ कैलोरीफिक वैल्यू को जो एक्सप्रेस किया जाता है, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू आप किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को बर्न कर रहे हो, तो इसका सपोज दैट वॉल्यूम बर्न है, वॉल्यूम वी है, इसको आप बर्न करने के बाद इससे एनर्जी ई गेन कर रहे हो, तो इसका मतलब ई अपॉन वी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा यही कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का जो यूनिट होता है, जो कि कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट आता है वो आता है कैलोरी के अंदर। तो यहां पर किलो कैलोरी कह सकते हो, किलो कैलोरी अपॉन वी का क्या, वी क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो किलो कैलोरी अपॉन मीटर क्यूब जो होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है। अब इसको बीटीयू में भी कन्वर्ट कर रखा है इन्होंने, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीटीयू वाला, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 1 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब बराबर होता है 0.107 बीटीयू अपॉन फिट क्यूब। बीटीयू मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, फिट मतलब होता है फिट का क्यूब। फिट आप जानते ही हैं 1 मीटर के अंदर 3 पॉइंट समथिंग फिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि इनकी जितनी भी गैसेस होती हैं इनका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये बहुत ही अच्छी फ्यूल होती हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं। तो मैं आपको देखो इसमें ट्रे बताऊंगा, आप ध्यान से समझते चले जाएं, आपको सारी की सारी गैसेस याद हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला आती है वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन या फिर इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि वाटर गैस का कंस्टिट्यूएंट क्या है, किस किस चीज से मिलकर वाटर गैस बनी होती है, तो वो आपको बताना होता है। वाटर गैस है मेनली ये, तो ये बताना होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं पूरे चैप्टर की, तो हमें यह भी बताना है कि ये किस तरह से बन रही है। तो जो वाटर गैस है, जिसको हम सिन गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। वाटर गैस जब कोक आप जानते हैं कार्बन, कोक को आप बहुत ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड मतलब लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर अगर वाटर डाल दिया जाए, H2O डाल दिया जाए, तो यहां से ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को अपने अंदर से निकालने स्टार्ट कर देती है। क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में तब्दील हो जाती है और इसी को बोलते हैं वाटर गैस, इसी को बोलते हैं वाटर गैस। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 2700 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब वाटर है या फिर कोल है, उस पर आपने वाटर डाला है तो इतनी एनर्जी निकलने वाली है। अगर 1 मीटर क्यूब का अगर आपके पास फ्यूल है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, इस तरह से अगर आपके पास फ्यूल है, इतना फ्यूल है, उस आप बर्न करोगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलने वाली है। 2700 किलो कैलोरी में चल रही है, ना कि कैलोरी में, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या याद रखना, आपको ये याद रखना कि वाटर गैस का कंस्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस, जिसको सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब थोड़ा सा चेंजेस आते हैं कि जब कोक पर वाटर की जगह अगर नाइट्रोजन को फ्लो करा दिया जाए तो क्या होगा। अगर कोक जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है, इसके ऊपर अगर नाइट्रोजन को फ्लो करा दिया जाता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर बना लेती है। अब इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो आपने प्रोड्यूसर गैस देख ली और आपने वाटर गैस देख ली। अब देखिए वाटर गैस के अंदर एक एडिशनल चीज और होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है। अगर वाटर गैस के अंदर, यहां पर अगर वाटर गैस के अंदर, चलो मैं यहां ही दिखा देता हूं नीचे को,
अगर वाटर गैस के अंदर, वाटर गैस क्या थी, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर था। वाटर गैस के अंदर अगर मीथेन मिला दी जाए, ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, वाटर गैस के अंदर अगर मीथेन मिला दी जाए तो अब ये कोल गैस कहलाएगी, ये कहलाएगी कोल गैस। एक्चुअली ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से कोल गैस बनाई जाती है, ये बनती अलग तरीके से है, मिक्स नहीं करते। ये तो आपको याद करने का तरीका बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस CH4 और डाल दिया इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे कोल गैस, कोल गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन था तो ये था प्रोड्यूसर गैस। तो अभी हम कोल गैस पर है, तो कोल गैस को याद करना इतना आसान है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो कि वाटर गैस है, इसके अंदर CH4 मिला दीजिए, बन जाएगा आपका कोल गैस। लेकिन ये जो बनती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, किसी एक बंद जगह के अंदर कोयले को रख देते हैं और इसको जो है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की थोड़ी कम अब्सेंस, मतलब अब्सेंस में ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बहुत कम अमाउंट में इसको बर्न करते हैं। और बर्न किया जाता है इस तरह से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जो कोयला बनता है, कोयला बनने के बाद जो उससे गैस निकलती है वो गैस कहलाती है कोल गैस, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस CH4 होते हैं, मीथेन। ठीक है, अब आप इसमें आता है अगला ऑयल गैस। तो ऑयल गैस जो है कैरोसिन ऑयल की थर्मल क्रैकिंग के द्वारा बनाई जाती है। इसको भी याद किस तरह से किया जाएगा, आपको पता है कि वाटर गैस आपने याद कर रखी है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस CH4 आपने याद किया, कोल गैस। अब इसमें क्या करना, CO प्लस H2 प्लस CH4 प्लस इसके अंदर एक चीज ऐड करनी है, एथिलीन C2H4। तो ये बन जाती है ऑयल गैस। ऑयल गैस कब बनाई जाती है, जब थर्मल क्रैकिंग की जाती है कैरोसिन ऑयल की। ये किस तरह से होती है, थर्मल क्रैकिंग का मतलब है कि कैरोसिन ऑयल को किसी अनवांटेड कंडीशन में इसको बर्न किया जाता है, इस तरह से इसको क्रैक किया जाता है कि इसके अंदर से गैसेस जो है पूरी तरह से अनबर्न गैसेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो आगे फर्दर बर्न हो सकती हैं। वो गैसेस का मिक्सचर ही कहलाता है ऑयल गैस। ठीक है, तो ऑयल गैस जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन CH4 C2H4 कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो ये हो जाएगी वाटर गैस, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की बात करेंगे तो ये हो जाएगी कोल गैस। अब अगर इसके अंदर एथिलीन मिला दी जाए तो ये बन जाएगी ऑयल गैस। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, ये लैब के अंदर यूज की जाती है ऑयल गैस। इसके बाद आती है गोबर गैस। गोबर गैस जनरली जो हम यूज करते हैं, LPG यूज करते हैं, वो हम गोबर गैस ही यूज करते हैं, जो कि हमारे खुद के घरेलू कामों में यूज होती है। डोमेस्टिक फ्यूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। गोबर गैस क्या होता है, ये फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है गोबर के। काउडंग केक जो होते हैं वो गोबर के बनते हैं, काउडंग केक गोबर के बनते हैं। इसी तरह से अगर उस गोबर को लिक्विड के साथ मिला दिया जाता है और कुछ उसके अंदर सब्सटेंस, एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाल दिए जाते हैं और उसको काफी दिनों तक किसी बंद हॉल में बंद करके रख दिया जाता है, तो उसके अंदर से हीट के साथ वाटर जो है मिक्सअप होकर के गैस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है, जिसमें बनती है CH4 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन तो हम पढ़ चुके हैं वाटर गैस, CH4 और इसमें इंक्लूड है, तो CH4 तो ऊपर भी इंक्लूड हो चुका है कार्बन कोल गैस के अंदर। तो कोल गैस और गोबर गैस इन दोनों का कंस्टिट्यूएंट सेम ही है, बस ये है इन दोनों को बनाने की जो मेथड है वो अलग अलग है। बस गोबर गैस में फर्क इतना है कि CH4 जो मीथेन है वो ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, नेचुरल गैस के अंदर भी मीथेन ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो आपको किस तरह से याद करना, गोबर गैस का जो कंस्टिट्यूएंट है वो सेम है कोल गैस की तरह। और कोल गैस क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस CH4। तो आपको इतना पता होने के बाद अब देख लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में, क्योंकि मैं बता ही चुका हूं कि मीथेन सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर। तो ये नॉर्मल एल्केन का मिक्सचर होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो पाई जाती है जहां पर दलदली जगह होती है, बहुत पुरानी, जहां जिसके अंदर पेड़ पौधे दबे हुए होते हैं, दलदल बन जाती है, तो उसके अंदर से बबल्स के रूप में बाहर को आनी शुरू हो जाती है नेचुरल गैस, जिसके अंदर 85% 85% मीथेन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछेगा नेचुरल गैस के अंदर नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, ऐसे ही पूछ लेता तो CH4 ऑप्शन होता, तो CH4 क्या है, नेचुरल गैस है। ठीक है, कोल गैस। अब यहां पर कोल के बारे में देख लेते हैं। गैस तो हो चुकी है, कोल गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस CH4। अब यहाँ कोल के बारे में और पढ़ लेते हैं कि कोल के कितने टाइप है।
तो कोल 4 तरह का पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, 4 तरह का कोल पाया जाता है। ये इसका एनालिसिस किया गया है कैलोरीफिक वैल्यू और परसेंटेज ऑफ कार्बन के साथ। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा कोल होगा, सबसे पहली बात ये, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन जितनी ज्यादा होगी तो कार्बन ही बर्न होगा। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कार्बन के अमाउंट के साथ। इसमें एक चीज का ध्यान और रखा जाता है कि किसी भी तरह से जो एशेस बन रही हैं वो ज्यादा ना बननी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं और कोल के टाइप देख रहे हैं, तो अलग अलग कोल के टाइप हैं। सबसे जो लो ग्रेड का कोल आता है वो आता है पीट, इसको याद करें, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, PLBA, मैंने ये आपको पहले ही बता चुका, PLBA याद कर लीजिए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीट और दूसरा इंपॉर्टेंट है एंथ्रासाइट। आपसे सीधे सीधे यही पूछता, पहला वाला और लास्ट वाला, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं कि सबसे अच्छा कोल कौन सा है, तो वो एंथ्रासाइट है। चाहो तो आप एंथ्रासाइट डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। सबसे बेकार किस्म का कोल कौन सा है, वो है पीट। पीट सबसे ज्यादा बेकार किस्म का है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 50 से 40% इसके अंदर वाटर की अमाउंट पाई जाती है, नमी के फॉर्म में, नमी के रूप में वाटर पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब नमी है, वाटर है, तो इतना अच्छा कोल नहीं हो सकता। कार्बन की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए ताकि कोल अच्छा बने। तो इसके अंदर जो है कार्बन की अमाउंट कम है, उतनी ही है जितनी वाटर की अमाउंट है। पूरी तरह से अच्छा से नहीं जलता है ये, और बहुत ज्यादा स्मोक, धुआं भी करता है, और बहुत ज्यादा ऐश भी छोड़ता है ये। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कमी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 2500 से 3500 तक होती है। तो पीट के बाद आता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम होता है, लगभग 30% मॉइस्चर कंटेंट होता है। वहीं अगर बिटुमिनस की बात करें तो लगभग 25% बिटुमिनस के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, और एंथ्रासाइड के अंदर सिर्फ 5% मॉइस्चर कंटेंट होता है। 95%, ये 90 से 95% इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लगभग 7500 तक इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और ये सुपीरियर क्वालिटी का कोल है, और सबसे ज्यादा हार्ड भी होता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, इनको हल्के में मत लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनको याद करने का। PLBA, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। अगर आप 3-4 बार नाम लेगो कंटिन्यू इस तरह से, तो आपके वैसे भी याद हो जाएगा। सबसे अच्छा इसमें एंथ्रासाइड है, और सबसे बेकार किस्म का जो कोल आता है वो आता है पीट। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया फ्यूल क्या होते हैं, कौन सी क्वालिटी का फ्यूल अच्छा होता है, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी के फ्यूल के अंदर, और बैड क्वालिटी के फ्यूल कौन से होते हैं, क्या उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, अच्छी क्वालिटी के फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, और ये कैलोरीफिक वैल्यू कहते किसको है, क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, इसको पढ़ा अच्छे से। और साथ में गैसेस के बारे में देखा। तो सबसे पहले हमने गैस देखी वाटर गैस। वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर। जब हमने कोक के ऊपर वाटर को फ्लो कराया था, और वाटर की जगह हमने ले ली नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन को फ्लो कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर बना, जिसको प्रोड्यूसर गैस नाम दिया गया। इसके बाद आया कोल गैस। कोल गैस में कुछ नहीं था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तो थी, साथ में CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, ये और ऐड हो गई। यही पूरा का पूरा कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है। एक दूसरी गैस होती है जिसको हम बोलते हैं गोबर गैस। इसी के साथ हमने और आगे पढ़ा था ऑयल गैस किसको बोलते हैं। तो ऑयल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस CH4 प्लस C2H4, इन सब के मिक्सचर को बोलते हैं ऑयल गैस। तो ये सारी की सारी हमने गैसेस पढ़ लिखी हैं। उम्मीद आपको वीडियो बहुत अच्छी से पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, और प्लीज अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।